हाँ, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट पूरा खत्म कर लिया। वैसे तो उसमें और भी काफी कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे बीच में मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण। पहले तो हम बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ले लेंगे और फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी ले लेंगे ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से भले ही एग्जाम में क्वेश्चन फंसे चाहे ना फंसे, लेकिन एक खिलाड़ी होने के तौर पे पता होना चाहिए कि कौन सा गेम या किस प्रकार की एक्टिविटी चुनेंगे तो आपको किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो एक व्यक्ति को पोषण करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किसकी? संतुलित आहार। समझे? और ये जो संतुलित आहार का सीन है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों तो मैक्रो होते हैं। मैक्रो यानी कि अधिक मात्रा में चाहिए। और विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज, ये माइक्रो होते हैं, थोड़ी मात्रा में चाहिए। रफेज मतलब प्रोटीन लिख तो दिया मैडम। कौन सी दुनिया में सो रही हो? रफेज, रफेज मतलब रेशे। जैसे खीरा से, ककड़ी से, प्याज से, चुकंदर से। रफेज सलाद जो भी हो गया। अब मिनरल्स के लिए वाटर को भी ऐड कर दिया गया है बैलेंस डाइट में, क्योंकि पानी पीने से काफी मात्रा में खनिज पदार्थ शरीर में जाता है। समझे? तो ये हमारा संतुलित आहार है। ये जब शरीर में जाता है तभी ही पोषण पूरी तरह से हो पाता है। तो जरा बारी बारी से देखें। जब हम भोजन, जब शरीर में जा रहा है ये भोजन, और भोजन टूट के हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये जो ऊर्जा है ये इंटरनल काम के लिए भी, यानी कि अंदरूनी इंटरनल एक्टिविटीज के लिए भी ये ऊर्जा खर्च होती है, और एक्सटर्नल एक्टिविटीज के लिए भी ये ऊर्जा खर्च होती है। समझे? दोनों कामों के लिए ये ऊर्जा खर्च होती है। अब ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है, इसको हम मापते हैं कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। अच्छा, आप जितने भी खाने के सामान का पैकेट देखोगे, जो भी फूड आइटम का जो भी पैकेट देखोगे, उस पे क्या होता है? फूड आइटम का जो भी पैकेट देखोगे उस पे क्या होता है? उस पे कैलोरी में ऐसे लिखा होता है, किलो, किलो कैलोरी ऐसे लिखा होता है। खाने के किसी भी आइटम, खाली कैलोरी नहीं लिखा होगा, KCAL, किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। ये थोड़ा मुझे अटपटा सा भी लगता है, और मैं मतलब नहीं होना चाहिए था किलो कैलोरी में लिखा हुआ, क्योंकि कहते हैं कि एक आम आदमी को सुबह से शाम तक 2500 कैलोरी खाना चाहिए। 2500, 2500 के लगभग कैलोरी खाना चाहिए। और कोई खिलाड़ी है तो 3000 से 3500 तक जा सकता है। भैया ऐसे तो 4 नमकीन के पैकेट में हो जाएगा, लेकिन वो भी 2500 कैलोरी की जगह वो KCL मतलब किलो कैलोरी ही लिखा होता है। आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, जैसे अगर मैंने स्मार्ट वॉच यूज की है और मैं उसमें देखूं, तो ट्रेनिंग के बाद भी जो ऊर्जा जो खर्च दिखाता है, जो मैंने ऊर्जा खर्च करी है, वो भी KCAL में ही दिखाएगा, खाली कैलोरी में नहीं। इस टाइम आज मैंने दिन में घड़ी खोल के रख दी थी,
मेरी एक्टिविटीज उतनी नहीं दिखाई, कितनी 500 KCAL कैलोरी खर्च दिखा रहा है, 500। यानी कि इनटेक अगर आप 2000 से 2500 के बीच ले रहे हैं तो कुछ तो आपका इंटरनल एक्टिविटीज में, शरीर में चोट लगी उसकी भरपाई, उसका निर्माण, शरीर के अंदर बाकी चीजें, टेस्टोस्टेरोन का बिल्ड होना, हार्मोन्स का बिल्ड होना, शरीर का सारा अंदरूनी सिस्टम बढ़िया से काम करे, उसके लिए भी खर्च होती है ऊर्जा। तो ऐसा नहीं है कि आप 2500 कैलोरी ले रहे हो, 2500 किलो कैलोरी ले रहे हो तो आप 2500 के 2500 खर्च करने की सोचोगे, नहीं। लेने से ज्यादा खर्च करने लगोगे तो आप कमजोर होने लगोगे, बीमार हो जाओगे, समझे। तो लगभग 50% आप बाहरी के लिए, 50% अंदरूनी के लिए। वैसे तो डिपेंड करता है कौन कितना काम करता है उसके हिसाब से। तो अगर हम कैलोरी की बात करें, कैलोरी की, तो एक कैलोरी, किलो कैलोरी नहीं, एक कैलोरी वो ऊर्जा है जो 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे। यानी कि 1 कैलोरी खर्च करके 1 लीटर पानी 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए, फिर एक और कैलोरी खर्च करी तो वही 1 लीटर पानी 1 और डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया और अब 2 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो गया। एक और कैलोरी खर्च हो तो वो 1 लीटर पानी 1 और डिग्री बढ़ जाए और 3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए। तो समझ रहे हो ना, 1 कैलोरी मतलब वो ऊर्जा जो 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे। क्लियर है। हमारे एक एटीपी में 7.3 KCAL ऊर्जा होती है। 7.3 KCAL पर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अच्छा, जरा कार्ब की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना? 4.1 कैलोरी। 1 ग्राम फैट की बात करें, ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम फैट 9.1 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 कैलोरी। इतनी ऊर्जा देता है। यानी कि हाँ बोलो। 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 याद कर लो आप, 4 लिख लो, 9 लिख लो, 4.1 लिख लो, चलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही वाइटामिन और मिनरल्स की बात करें, किसकी? वाइटामिन और मिनरल्स की। तो इनसे नो एनर्जी। ऐसे ही अगर आप खीरा की बात करें, खीरा से नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं मिलती, बस रफेज है वो, भूख मिटा सकता है, पानी डाल सकता है शरीर के अंदर आप, समझे। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन, 4 कैलोरी पर ग्राम फैट, 9 कैलोरी पर ग्राम। ज्यादातर जगहों पे लिखा आपको मिल जाएगा, तो आप 4 याद करिए, 4.1 याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैलोरी की बात है, लेकिन आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि हम एनर्जी को, मैंने कब पढ़ाया था आपको? जब हम किन्जियोलॉजी बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वहां आपको पढ़ाया था कि एनर्जी को हम जूल में भी मापते हैं। जूल, किसमें? जूल में। तो एक, देखो, 1 ग्राम फैट, देख रहे हो,
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 16.7 किलो जूल एनर्जी दे देता है। कितना किलो जूल? समझे? कितना? 16.7 यानी कि लगभग 17। मतलब प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का बराबर बराबर रहता है, फैट का ज्यादा रहता है, दुगना। फैट का कितना रहता है? बोलो, फैट का कितना रहता है? नहीं नहीं, कैलोरी में नहीं बात कर रहा मैं, जूल में बात कर रहा हूँ। किसमें? जूल की बात कर रहा हूँ मैं। कैलोरी का तो मैटर ही खत्म, अभी जूल की बात कर रहे हैं। फैट का सबसे ज्यादा है, लगभग 37 के आसपास। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 17 के आसपास। और वही फाइबर्स की बात करें अगर, तो लगभग 8 किलो जूल के आसपास। समझे? देख रहे हो, अल्कोहल भी कम नहीं दे रहा, 29 किलो जूल के आसपास दे रहा। खैर, हमें क्या जानना है? हमें जानना है ये कि क्या लिख रहा था मैं, भूल गया क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं क्या बोल रहा था। खैर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन ये शरीर के निर्माण में मदद करता है, शरीर के अंदर टूट फूट भरपाई को करने में मदद करता है, इसलिए हम प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा देने का काम करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं ना, तब प्रोटीन टूटता है। समझे? पढ़ाया था ना आपको मैंने। ऐसे ही विटामिन और मिनरल्स, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। क्लियर है? चलिए जरा बारी बारी से देखिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, क्या है? वही ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब है ना, यही तो है, C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन चीजें मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। समझे? अगर आप लिमिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं शरीर में, तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके शरीर में जमा कर देता है, पहले खुद में और फिर बाद में मांसपेशियों में। समझे? और वो ग्लाइकोजन फिर आपको बाद में काम आएगा जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे। प्रश्न कहाँ बनते हैं? प्रश्न बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जो है, एक मॉलिक्यूल से, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल, ये क्या क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड। और जो डबल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं? डाइसेक्राइड। क्या होते हैं? और इसके साथ ही मल्टी मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिनको हम पॉली मॉलिक्यूल या मैनी मॉलिक्यूल वाला भी कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं?
अब ये वर्गीकरण कर रहा हूं मैं मॉलिक्यूल के आधार पे, मॉलिक्यूल के आधार पे कितने रूपों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट को ना, हाँ, 3 रूपों में, मॉलिक्यूल के आधार पे 3 रूपों में, समझे? अब ये जो मोनोसेक्राइड है, इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और जो डाइसेक्राइड हैं, इसके अंदर आते हैं सुक्रोज और लैक्टोज, और जो पॉलीसेक्राइड हैं, इसके अंदर आते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इसीलिए तो जो पॉलीसेक्राइड है, इस इससे इसको तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर को मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। इसको तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, और ये सीधे सीधे तौर पर शरीर को ऊर्जा दे देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो सीधे सीधे तौर पर ऊर्जा शरीर में है, बस सीधा तोड़ो और इस्तेमाल करो। और ग्लूकोज, हाँ माल्टोज भी आ जाएगा डाइसेक्राइड में, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब ये जो फ्रुक्टोज किससे मिलता है? फल वगैरह से, है ना? लेकिन हाँ, किससे? कौन 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 कौन? सारे फल। गन्ने से क्या मिलता है? सारे फल हमें क्या प्रदान करते हैं? फ्रुक्टोज। हाँ, वो थोड़ा गन्ने का रस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, शुगर बन रहा है ना गन्ने से, गन्ने का रस थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। डू वी गेट सुक्रोज और फ्रुक्टोज फ्रॉम शुगर केन जूस? According to Healthline, sugarcane juice isn't pure sugar. It comprises about 70 to 13 से 15% 75% शुगर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो कि टेबल सॉल्ट में होता है, क्योंकि इससे चीनी बनाई जाती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसीलिए सुक्रोज, डबल शुगर डाइसेक्राइड। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वरना सारे फल आपको क्या प्रदान कर रहे हैं? फ्रुक्टोज। बाकी खैर एक्सेप्शन तो है ही है, जो बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा, उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मॉलिक्यूल के आधार पर सिंगल मॉलिक्यूल, जिसको कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बांट दिया। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के आधार पर ना देखें और उसकी बनावट के आधार पर देखें, तो सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब, कार्ब माने कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्ब जो आसानी से टूट जाए हमारे शरीर में, समझे? जैसे कि फल, दूध, दूध का प्रोडक्ट सारा, समझे? ये सब क्या है? सिंपल कार्ब। शुगर में मतलब हनी, जैगरी, गुड़, ये सब क्या है? सिंपल कार्ब। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करें, वो जो आसानी से नहीं टूटता, वो कई प्रक्रियाओं में जाके टूटता है, वो जैसे कि पूरा अनाज, होल ग्रेन, जैसे कि वही मटर, बीन्स। मटर और बीन ये सब दाल की कैटेगरी में ही तो आ जा रहे हैं। मटर, बीन्स, वेजिटेबल्स, लो दाल अलग से लिख देता हूँ मैं, लेंटिल्स, LENTILS, लेंटिल्स, है ना? और प्योर शुगर, चीनी जो आप खा रहे हो, तो ये सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इनको तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है। तो इनकी मॉलिक्यूल्स की संरचना के आधार पर, मतलब मॉलिक्यूल्स के आधार पर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उस आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड।
मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डाई में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और ट्राई में यानी कि पॉलीमोलिक्यूल्स में क्या है? बोलो बोलो जल्दी। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब, ठीक है ना? तो जो एक आम आदमी है, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो 1.3, कितना? 1.3 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इतना कार्ब उसको लेना चाहिए, समझे? इतना कार्ब उसको। क्वेश्चन में ये आ जाए कि अच्छा कौन सा होता है सर, वैसे तो तीनों होते हैं। अच्छा होता है सिंपल, यानी कि मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा शरीर में जाते ही काम शुरू। तभी तो अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही होती है तो डॉक्टर फटाफट ग्लूकोन डी लेने को बोलता है, या फिर ग्लूकोज का पानी चढ़ाएगा आपको शरीर में, सीधा गया और काम चालू, समझे? तभी तो आपकी नसों में चढ़ा रहा है, तभी तो ग्लूकोज का पानी आपकी नसों में चढ़ा रहा है, वो पेट में नहीं डाल रहा, समझे? तो कार्बोहाइड्रेट के और क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। किसको? कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मदद करता है। किसमें? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के सारे रूप। सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन में खाली कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहता, और भी है, प्रोटीन भी है जिसको कि लाइपोलाइसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन में कार्ब कम और फैट ज्यादा मात्रा में रहता है। पढ़ा तो था मैंने, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण। ठीक है, तो अब अगर आप ये कहें कि सर कार्बोहाइड्रेट किस चीज से प्राप्त हो रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा हर वो चीज जिसमें थोड़ी बहुत मिठास है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। भाई तभी तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, इसमें आपको बताया था। तभी तो कहते हैं कि रोटी वगैरह ये सब चबा चबा के खाना चाहिए। खाली बिल्कुल सादा रोटी लो, मुंह में रखो और थोड़ी देर चबाओ चबाओ चबाओ, जैसे ही उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है, आपको मीठा मीठा लगने लगता है, फील होने लगता है ना? बोलो। जी सर। तो हर मीठे चीज में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अगर किसी को मोटा होना है तेजी से, तो उसको अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो वो शरीर में लगे, तो आपको विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा विटामिन ए लोगे तभी वो विटामिन ए क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर फंसाता है, मतलब सोखने में मदद करता है, जिसके कारण शरीर मोटा होगा। कोई सा भी गेनर खरीद लो, महंगे से महंगा गेनर खरीद लो, 10,000 20,000 वाला गेनर खरीद लो, ऑन का, मसल फार्मा का, मसल टेक का खरीद लो, माई प्रोटीन का, किसी का खरीद लो, गेनर में आप देखोगे सबसे ऊपर लिखा होगा विटामिन ए 2,000 या 4,000 IU, बहुत अधिक मात्रा में। फिर नीचे कार्ब, फैट वैट सब होता है। तो ये विटामिन ए मोटा करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर मोटा होना है तो विटामिन ए की अधिक मात्रा लीजिए। चलिए भाई, मोटा होना है किसी को? पक्का? ये कौन है ये पतला वाला? अरे कौन है ये? प्रीति मैडम? सर सारी होंगी। ब्यू इंटर मैंने भी। फिर कौन था? अर्चना मैडम? ओ खुश, ब्यूटी बोन दिखाना चाहते हो? ब्यूटी बोन, अच्छा।
इतनी आसानी। भिंडी की दाल था हमारे भिंडी की दाल फैट, जिसको कि आप लिपिड के रूप में भी जानते हैं, वसा जिसको बोलते हैं। फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, समझे? आप जानते ही हैं कि शरीर में फैट का निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। किसमें? येलो बोन मैरो। जो ये फैट है, फैट ये हमारे पास जो अवेलेबल है, ये दो तरीकों से, दो स्रोतों से अवेलेबल है। यानी कि किस प्रकार के स्रोत से मिल रहा है उसके आधार पर अगर देखें तो हमें फैट अवेलेबल है वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी और सब्जियों से प्राप्त होने वाला। अब ये जो वेजिटेबल फैट है, इसमें क्या आता है? तेल। किसका? सरसों का, नारियल का, मूंगफली का, सोयाबीन का, आदि आदि आदि। और जो एनिमल फैट है, जानवरों से प्राप्त होने वाला, इसमें क्या आएगा? तिल का भी आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। जानवरों से प्राप्त होने वाला है मक्खन, घी, है ना, दही, चर्बी। सीधा जो जाते हैं मुर्गे की, सॉरी बकरे की दुकान पे, कहते हैं चर्बी चर्बी दे दी। तो ये वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट के आधार पे बांटा गया हुआ है। शरीर में नुकसान करने के आधार पे अगर देखें तो ये HDL और LDL के नाम से बांटा जाता है। HDL मतलब वेजिटेबल वाला, जो वेजिटेबल से प्राप्त हो रहा है वो HDL है, और जो एनिमल से प्राप्त हो रहा है वो LDL है। जो HDL है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी। और इसी को हम गुड फैट के नाम से भी जानते हैं। और LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको हम बैड फैट के नाम से भी जानते हैं। ये जो LDL है, सॉरी HDL है, ये अनसैचुरेटेड फैट होता है और ये सैचुरेटेड फैट होता है। अब आप कहोगे कि सर जी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, जो जिन्होंने 12वीं 11वीं में केमिस्ट्री पढ़ी है, 10वीं में थोड़ा सा पढ़ा है, उन्हें पता होगा कि ये जो कार्बन, जिन जिन चीजों में कार्बन मौजूद है, वो जब आपस में जुड़ते हैं ना तो ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। एक सिंगल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। यानी कि दो लोगों के बीच दोस्ती, दो लोगों के बीच दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कारण हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कारण, तो उनकी जो दोस्ती है, उनकी जो बॉन्डिंग है, बड़ी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उन्हें पता है। सुनो तो सही, मैं बता क्या रहा हूं, अभी आप वहां पहुंच गए। इसीलिए तो कहते हैं कि सुनना सीखो। दो लोगों के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जब किसी एक ही चीज से हो, तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, वो आसानी से टूटती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि टूटे तो गए, इसीलिए वो सैचुरेटेड होते हैं। और जब दो लोगों के बीच बॉन्डिंग दो या तीन अलग अलग कारणों से हो, तो एक आध चीज टूट भी जाए, एक आध चीज से नुकसान भी होने लगे, तो भी उनका काम चल जाता है। इसीलिए वो होते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे
वो सोचते हैं कि चलो एक चीज खत्म हो भी गई तो भी एक चीज तो है ना, ये सोचते हैं 3 चीजों में से 2 खत्म हो जाएगी तो भी एक चीज तो है ना, ऐसे सोच के चलते हैं। इसीलिए ये होता है अनसैचुरेटेड, और ये आसानी से क्या, आसानी से टूट जाते हैं, और ये आसानी से नहीं टूटते, ये आसानी से नहीं टूटते। अब ये आसानी से नहीं टूटते, इसीलिए सैचुरेटेड को हम बैड फैट कहते हैं। अभी तो ऊपर लिखा मैंने, इसीलिए इन्हें बुरा फैट कहते हैं। इनके द्वारा पैदा होने वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर में, इनके द्वारा जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसे खतरनाक और नुकसानदेह माना जाता है। और ये अनसैचुरेटेड है, ये आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए इन्हें बैड फैट नहीं, इन्हें गुड फैट कहते हैं। और इनके द्वारा पैदा होना या मतलब शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उससे इतना खतरा नहीं रहता। समझे? क्लियर है? जी सर। सर ये सब ना कार्बोहाइड्रेट का ही चल रहा है ना, एलडीएल फैट, फैट, अरे और सॉरी फैट। ऐसे ही हमारे खून में स्पेशल प्रकार का फैट होता है, खून में, चर्बी में नहीं। शरीर के मसल्स में तो ब्राउन फैट, व्हाइट फैट मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यू पढ़ाते समय। हाँ, खून में जो स्पेशल टाइप का फैट होता है उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अगर आप टेस्ट करवाओ और आपके टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो समझो कि आपको दिक्कत है, आपको हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। समझे? इसीलिए फटाफट कुछ ना कुछ करो। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा मतलब आपको लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों चेक करवाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि दोनों में बदलाव होने की संभावना है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देता है, उसके बाद फैट ऊर्जा देता है, और फैट से जो ऊर्जा मिलती है वो थोड़ी लंबे टाइम के लिए चलती है, क्योंकि टूटता आसानी से नहीं है, धीरे धीरे टूटता है और लंबे टाइम तक ऊर्जा देता है। ये जो फैट है, इस फैट में कुछ विटामिन घुल जाते हैं, कुछ विटामिन फैट सोलुबल होते हैं, फैट में घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कीड़ा। क्या बोलते हैं? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, क्या बोलते हैं? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये फैट स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? जैसे वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन अगर कोई लेता है तो वो ऑयल बेस होता है, तेल तेल जैसा धीरे धीरे डालना होता है शरीर में। ऐसे ही कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन शरीर में बन रहा हो, चाहे वो मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, एंड्रोजन हो, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन हो, वो फैट के बगैर बन नहीं सकता। इसीलिए स्टेरॉइड हार्मोन अगर शरीर में बढ़िया मात्रा में चाहते हो तो फैट की पर्याप्त मात्रा भी शरीर में होनी चाहिए। क्लियर है? फैट का काम है शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में अगर मोटापा कम करना है तो सबसे बढ़िया है हल्की हल्का कपड़ा पहनो जो आपकी छाती में ठंड न लगने दे, और ट्रेनिंग करो। आपका शरीर ठंड से जूझेगा, ठंड से गुजरेगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए शरीर से फैट टूटेगा और आप पतले होगे तेजी से। समझे? तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करता है, और शरीर के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन तो बता ही दिया, साइनोवियल फ्लूइड के निर्माण में भी मदद करता है ये फैट। क्लियर है? सर
अभी आओ प्रोटीन पे। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इनमें से किस में नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स डाल दिए, आपको फटाक से लगाना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। कुछ प्रोटीन में, कुछ में सल्फर भी होता है, समझे? कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होता है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बना होता है किससे? ये प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बना होता है। अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये माने एसेंशियल और ये नॉन एसेंशियल। अब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है EAA, ये 9 होते हैं, 9। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है अनावश्यक, ये होते हैं 11। तो टोटल 20 अमीनो एसिड के बारे में आपको जानना है। अब एसेंशियल क्या है? एसेंशियल वो है जो हमारे शरीर में नहीं बनते और जिसे हमें बाहरी खुराक से लेना पड़ता है, जिसे हमें बाहरी खुराक से हर हाल में लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल वो हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है और बाहरी खुराक में ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत आप ले लो तो बहुत अच्छा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, शरीर के निर्माण में, चोट की भरपाई में, हार्मोन्स बनाने में, हेमोग्लोबिन बनाने में, हड्डियां बनाने में, कार्टिलेज बनाने में, इन सभी चीजों को बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्लियर है ना? बोलो। जी सर। अब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल, मैं याद नहीं करता था नाम, लेकिन एलटी ग्रेड में क्वेश्चन फंस गया था, इसीलिए आपको तो याद होना चाहिए। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन। अब ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, इसको हम BCAA भी बोलते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन अमीनो एसिड। बॉडी बिल्डर्स का बड़ा फेवरेट रहता है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, फिर लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रोनिन, ट्रिप्टोफान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अक्सर ध्यान से उतर जाता है मेरे। क्या होगा? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, लाइसिन, फिर मिथियोडीन, फिनाइल एलेनिन, थ्रोइन, थ्रोनिन और ट्रिप्टोफान। ये टोटल 9 हो गए। और जो 11, ये 11 जो हैं नॉन एसेंशियल, इसमें क्या क्या है? एलेनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन मंगवाया है मैंने अपनी डाइट में, आर्जिनिन, एल आर्जिनिन, काम का है एल आर्जिनिन। ये मतलब लैक्टिक एसिड रिमूव करने में मदद करता है, शरीर में तेजी से रिकवरी को तेज कर देता है। मैंने एल आर्जिनिन मंगाया है और बीटा एलेनिन, बीटा एलेनिन और एल कार्निटीन एल टार्ट्रेट, सॉरी एल सिट्रुलिन एल टार्ट्रेट। चलो देखें अभी एलेनिन, आर्जिनिन, ठीक है ना? फिर आर्जिनिन से मिलता जुलता एस्पार्जिनिन, एस्पार्ट्रेट, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड,
या आप कह सकते हो ग्लूटामाइन बहुत जरूरी है। शरीर में बनता है ग्लूटामाइन, लेकिन वो हम जब ट्रेनिंग करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में से खत्म हो जाता है। इसीलिए उसको बाहर से लेने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर शरीर में ग्लूटामाइन की कमी हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसीलिए ग्लूटामाइन की खुराक अगर शरीर में पूरी होती रहे तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और शरीर में जो निर्माण कार्य है वो भी तेज रहता है। 2 ग्राम ग्लूटामाइन शरीर में ग्रोथ रेट को 200% तक बढ़ा सकता है। समझे? ये कहता है शोध, रिसर्च। ठीक है ना? ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ऑर्निथिन, प्रोलीन, सेरीन, ट्रायोसिन 2-4 बार 10 बार देखोगे अपने आप दिमाग में घुस के बैठेगा। समझे? सारा बहुत पूरी तरह से याद एकदम ऐसा ना हो मैं आपसे कहूं मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। सीधी बात, मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, इसलिए मुझे भी ऐसे याद नहीं कि मैं बोलूं कि 20 के 20 एसेंशियल अमीनो एसिड मैं ऐसे आंख बंद करूं कि भैया हाँ एसेंशियल अमीनो एसिड में इधर 9 होते हैं, हिस्टीडीन और ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, लाइसिन, है ना, ट्रिप्टोफान और भूल जाता हूं मैं। पर मेरे सामने आएगा कि मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रोइन मेरे सामने आएगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कैटेगराइज कर सकता हूँ। अच्छा हाँ ये तो एसेंशियल में था, ये नॉन एसेंशियल में था। आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टरेट, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ऑर्निथिन, प्रोलीन, सेरीन, ट्रायोसिन, ये सभी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। क्लियर है? जी सर। तो ये जो प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है, ये प्रोटीन भी 2 प्रकार से, स्रोत के हिसाब से अगर देखें, सोर्स के हिसाब से, तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी अगर हमें जानवरों से प्राप्त हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं एनिमल प्रोटीन, और हमें पौधों से प्राप्त हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं प्लांट प्रोटीन। ये जो एनिमल प्रोटीन है ये टाइप ए होता है, टाइप ए यानी कि क्लास 1 प्रोटीन, और प्लांट प्रोटीन होता है, ये होता है टाइप बी यानी कि क्लास 2 प्रोटीन। क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन है ये प्लांट प्रोटीन के मुकाबले आसानी से पच जाता है। उदाहरण देता हूं मैं, सोयाबीन बहुत प्रोटीन है उसमें, 100 ग्राम में 26 ग्राम के आसपास मिल जाएगा प्रोटीन, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन को पचने से रोकने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन इनहिबिटर्स एंजाइम्स। तो इसीलिए अगर आप सोयाबीन को सीधा पानी में भिगो के और उसे फुला के खाओ तो वो आपके शरीर को प्रोटीन का फायदा नहीं दे पाएगी आसानी से, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन को पचने से रोकने वाले एंजाइम्स हैं वो उसको पचने से रोकेंगे। ज्यादातर सोयाबीन बिना पचे आपके शरीर से निकल जाएगा। तो कच्चा सोयाबीन भिगो के खाएंगे तो आपको वेट लॉस में मदद करेगा, प्रोटीन की भरपाई नहीं करेगा। अगर सोयाबीन से प्रोटीन की भरपाई चाहिए तो उसे उसको या तो स्टीम करके खाइए, कुक कुक करने से उसके जो प्रोटीन इनहिबिटर्स एंजाइम्स होते हैं, मतलब प्रोटीन को पचने से रोकने वाले जो एंजाइम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। या फिर आप उसको फर्मेंट करके खाइए, सोयाबीन का चाप बना के, सोयाबीन की टोफू टोफू मतलब बदलाव करके उसको, ताकि उसके एंजाइम्स का रूप बदल जाए। सर उसको हल्का फ्राई करके भी खा सकते हैं ऑयल में। फ्राई करो पर वो पहले स्टीम कर लो उसे तो ज्यादा बेहतर है, स्टीम करके फ्राई कर लो। खैर, तो ये जो प्रोटीन है जब ये डीनेचर हो जाता है ना, डीनेचर डीनेचर का मतलब इसका जब रूप बदल जाता है तो इसके फायदे भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब प्रोटीन तो अपना काम करेगा ही, ये है कि पचने में आसानी होती है। जैसे कि कच्चा अंडा, अगर कोई कच्चा अंडा पिए फोड़ के तो वो पेट में पचने में टाइम लेता है, और पचने में पचाने में उसको मेहनत करनी पड़ सकती है, दिक्कत होगी। लेकिन वही जब अंडे को उबाल देते हैं तो उसका जो प्रोटीन का रूप है वो डीनेचर हो जाता है, रूप बदल जाता है उसका, और वो आसानी से पच जाता है। फिर ऐसे ही जब सांप काट लेता है शरीर में, खून में,
उसका जहर जाता है तो वो शरीर के खून में मौजूद प्रोटीन के रूप को बदल देता है, डीनेचर कर देता है, जिसके कारण खून जमने लगता है, मौत हो जाती है इंसान की। तो डीनेचर्ड प्रोटीन की तो अब नहीं बात है। तो एनिमल प्रोटीन को टाइप 1 प्रोटीन या क्लास 1 प्रोटीन कहा जाता है। एनिमल प्रोटीन आप जानते ही हैं किससे मिलेगा, दूध से, दूध के प्रोडक्ट से, मछली का तेल जो हो गया, कोड लिवर ऑयल, है ना, मीट वगैरह से, इन सबसे क्लास 1 प्रोटीन। और क्लास 2 प्रोटीन जो मिलेगा आपको मूंगफली से, चने से, सोयाबीन से, बादाम से, राजमा से, गेहूं चावल वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा होता है, इन सब चीजों से। तो ये है टाइप बी प्रोटीन, क्लास 2। चलिए अभी हम बाकी के बारे में, यानी कि विटामिन और मिनरल्स के बारे में और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। पीनट बटर होता है उसमें लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट, देखिए, फैट। हाँ, कार्ब और सैचुरेटेड फैट तो होगा ही, बटर में बना होता है ना भाई, तो फैट तो होगा ही उसमें, और वो भी सैचुरेटेड फैट होगा। और कार्ब तो होगा ही, आप मूंगफली खा रहे हो, इसमें खाली प्रोटीन थोड़ी है, कार्ब भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फैट भी है, सब कुछ है, समझे? तो सब कुछ ही होगा। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट हो वो पूछे।